देखिए, आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन। क्या? सर्कुलर मोशन। मोशन देखिए, सर्कुलर मोशन में कुछ पहले टर्म है उसको समझ लीजिए, है ना। कुछ बेसिक टर्म है उसको समझ लीजिए। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो जैसे यहाँ पर लीनियर मोशन में जो टर्म यूज होता है उसके बदले सर्कुलर मोशन में क्या टर्म आता है? सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में कुछ टर्म बदल जाता है। ठीक है, देखिए यहां हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स मीटर। लेकिन यहां पर इसके बदले आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग कहते हैं थीटा, यानी कि डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। पहला टर्म था, तो इसमें पहला टर्म में क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, अगर एक चक्कर मारते हैं आप, एक चक्कर मारते हैं तो इसका मतलब होता है वन रिवोल्यूशन या वन रोटेशन। वन रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। क्या होता है? एस यूनिट में रेडियन में होता है, 2 पाई रेडियन होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री लिख सकते हैं। आने की कोई अगर सिस्टम सर्कुलर मोशन में एक चक्कर मारा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा 2 पाई रेडियन होगा या 360 डिग्री होगा। ठीक है, एस यूनिट इसका क्या होता है? रेडियन होता है। दूसरा टर्म है वेलोसिटी। हम लोग वेलोसिटी वर्ड यहाँ v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी पढ़े थे, यूनिट होता था मीटर पर सेकेंड। इसके बदले यहाँ जो टर्म आएगा वो आएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और यहाँ होगा ये डी थीटा बाई डी टी। क्या होगा आपका? डी थीटा बाई डी टी होगा। इसका एस आई यूनिट जो होगा, एस आई यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड होगा। क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड होगा। और देखिए इसी का एक बहुत सारा स्पेशल यूनिट होता है, जैसे कि 1 RPM लिखा रहेगा। आरपीएम गाड़ी वगैरह में लिखा रहता है, रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट होता है। ये होता है रिवोल्यूशन, मतलब चक्कर होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है। गाड़ी में जो लिखा रहता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है। और 1 RPM को आपको एस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, 1 RPM को। तो देखिए एक रिवोल्यूशन में एंगल होता है 2 पाई एस यूनिट में लिखिएगा तो, और मिनट में अगर सेकेंड बदलिएगा तो 60 से डिवाइड होगा, यानी 1 RPM बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। कन्वर्सन फैक्टर ये हो गया, इसको भी ध्यान देना है और लर्न करके रखना है। सम टाइम टर्म होता है आरपीएस यूज होता है। आरपीएस इसका मतलब होता है रिवोल्यूशन या रोटेशन। रोटेशन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? पर सेकेंड होता है। तो जब ये पर सेकेंड होता है तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 पाई केवल होगा, क्योंकि सेकेंड तो है, ये है रेडी, मतलब आरपीएस यहां लिख लीजिए, 1 RPS 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, कन्वर्सन फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गया? रिवोल्यूशन यहाँ पर मिनट होगा, यहाँ है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट होगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे
कि लीनियर में जो हम लोग यूज करते हैं, एंगुलर में देखिए किस तरह से यूज होता है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। उसी तरह से एक टर्म है तीसरा, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्ड आप लिखिए, एक्सेलरेशन वर्ड लिखिए। तो यहाँ पर ए बराबर होगा डीवी बाई डी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसी के लिए यहाँ जो वर्ड यूज होगा वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन वर्ड यूज होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा इक्वल टू यहाँ लिखाएगा सिंबल इसका और डी ओमेगा बाई डी होगा। इसी अल्फा को, जैसे ए को आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, डीवी बाई डी के बदले अगर भी के बदले ये वाला टर्म यहाँ पुट कीजिए तो होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको डबल डिफरेंशिएशन के मतलब सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। उसी तरह से अल्फा को अगर यहाँ लिखना है तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। देख ली ध्यान से, डी स्क्वायर थीटा बाई आपका क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर कोई कष्ट है तो बोलिए। आप समझ सकते हैं बात को, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो अनम्यूट होके पूछ सकते हैं, बोलिए। देखिए, थोड़ा सा टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, इस पर आपका कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और ये सेंटर है आपका, क्या है ये, सेंटर है किसका, सर्कुलर पाथ का। तो ये रेडियस इसका आर होगा। अब हम मानते हैं कि कोई पार्टिकल जो है आपका इस पोजीशन से स्टार्ट किया है, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से स्टार्ट किया है और घूमते घूमते यहां तक चला गया है। ऐसे ये घूम रहा है ऐसे और घूमते घूमते यहां पर चला गया है। तो जो घूमते घूमते पार्टिकल यहां चला गया, तो ये जो टर्म होगा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो लिनियर डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करें, डिस्टेंस, ये क्या होगा, लिनियर डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर कोई सेंटर पर बैठ कर स्टडी कर रहा होगा तब उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि यहां से ये थोड़ा सा एंगल मेजर कर लिया, थीटा। देख लीजिए ध्यान से, सेंटर पर मेजर करेगा तो सेंटर से उसको लगेगा कुछ एंगल मेजर हो गया। यानी कि सर्कुलर मोशन में दोनों तरह का फिनोमेना होता है, आप लिनियरली भी रिलेटेड होता है और एंगुलर भी रिलेटेड होता है। आप कहीं सेंटर पर खड़े रहिए, यानी गोलंबर के बीच सेंटर पर जाके खड़े होइए, आपको बाइक वाला आपको गोलंबर के चारों तरफ घूमता नजर आएगा, तो कहिए न कि एक चक्कर मार लिया, दो चक्कर मार लिया, तीन चक्कर मार लिया, चार चक्कर मार लिया। चक्कर का मतलब हुआ रोटेशन, है ना। तो वही हम लिखे थे कि वन रिवोल्यूशन बराबर यही लिखे थे 2 पाई रेडियन, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं पहले। तो देखिए यहां पर हमको ये अब रिलेट करना है, कोरिलेट करना है कि लिनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन है। तो हम मैथ से आते हैं, एंगल, एंगल यानी थीटा का वो फार्मूला होता है आर्क बाई रेडियस होता है। अगर नहीं पढ़े आप लोग तो इसको याद कर लीजिएगा। और ये आर्क यहाँ पर अगर एल से दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं, जिससे दिखाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम एक्स से दिखा देते हैं और रेडियस को आर से दिखा देते हैं, है ना। ये डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि दूरी जो तय की, ऐसे मैथ में यहाँ एल लिखा रहता है आर्क को, लेकिन हम यहाँ मैथ में इसको एक्स के बदले जो लिखा रहता है, एक्स के बदले यहाँ एल लिखा रहता है, आर्क, है ना। हम एक्स से भी डिनोट करते हैं, लेंथ को, डिस्टेंस को किसी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए एक्स यानी आर्क, आर्क एक्स बराबर जो होगा वह आर इंटू थीटा हो जाएगा। देखिए, आप कितना भी चक्कर मारिए, कितना भी दूर क्यों नहीं जाइए,
थोड़ा ही दूर क्यों नहीं जाइए, जैसे भी आप चलिएगा तो ये एक्स बदलेगा और थीटा बदलेगा, बट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कांस्टेंट होगा। देख लीजिए, तो हम एक सिंपल सा टेक्निक और ट्रिक बताते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आप ऐसा कीजिए, या इसको फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों सब डिफरेंशिएट कीजिए या भागा दीजिए, बात एक ही है। तो इसको लिखिएगा dx बाई डी टी, देखिए डी आर थीटा बाई डी टी। देखिए ये तो हो जाएगा आपका वेलोसिटी, लेकिन आर कांस्टेंट हो जाएगा और डी थीटा बाई डी टी जो बचेगा वो ओमेगा हो जाएगा। यानी ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़े थे, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप बात समझ सकते हैं, ये सिंपल एक याद करने का टेक्निक बता रहे हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा। ये फार्मूला को याद करना, ये लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस, यानी सर्कुलर मोशन में एक दूसरे का ये रिलेशन है। इस रिलेशन को समझना है तो मैं आपके लिए एक पंखा बना रहा हूं, ये पंखा है, ठीक है, इसका एक ही डायन आपको दिखा रहे हैं, ये पंखा के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ये आपका डायनाप फैन पंखी, और पंखी जब ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो देखिए ये हुआ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, सेंटर हो गया ये। अब इसका इफेक्ट देखिए, v इक्वल टू आर ओमेगा, जितना दूर जाइएगा रेडियस बढ़ते चला जाएगा, जितना दूर जाइएगा रेडियस बढ़ते चला जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट का सेम होगा, बट लिनियर जो टेंजेंटियल वेलोसिटी होगा, अगर यहां पर लिखते हैं v1, अगर यहां पर लिखते हैं v2, अगर यहां पर लिखते हैं v3, तो लिनियर वेलोसिटी का जो इफेक्ट होगा वो ऐसा होगा, रेडियस कम होगा तो इफेक्ट कम होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और समझ में नहीं आता है तो जहां बैठे हुए हैं ना वहीं पर पंखा हुआ ऊपर लगा हुआ, उसको चालू करके देख लीजिए, और जब चालू हो जाए तो एक बार यहाँ उंगली सटाइए, कुछ नहीं होगा, एक बार लास्ट में सटा के देखिए क्या इफेक्ट होता है, आपको खुद पता चल जाएगा कि इफेक्ट कैसे हो रहा है जो। तो ये हुआ लीनियर और एंगुलर में रिलेशन, किस तरह से दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो रोटेशनल मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, ओमेगा सेम होगा, लेकिन v का इफेक्ट बढ़ता घटता रहता है। अब देखिए उसी तरह से फर्दर इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, नाउ फिर से आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, यानी dv बाई dt लिखिए इक्वल टू डी आर ओमेगा बाई dt लिखिए, फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक बार। तो dv बाई dt तो एक्सेलरेशन होता है, r कांस्टेंट यहाँ होगा, d ओमेगा बाई dt होगा। अब खुद से सोचिए d ओमेगा बाई dt क्या होता है, अल्फा होता है, तो ये इक्वल टू r अल्फा होगा। यानी रिलेशन एक दूसरे को मजबूत करके लर्न करना पड़ेगा हर हाल में, इस रिलेशन को नहीं भूलना है एनी कंडीशन। देखिए उसी तरह से आप समझ लीजिए क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में तीनों को लिखना चाहते हैं तो x इक्वल टू होगा उल्टा, जैसे लिखे थे उसका उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, थीटा क्रॉस r होगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो। v इक्वल टू लिखिएगा तो ओमेगा क्रॉस r याद कीजिएगा वेक्टर फॉर्म में, और इसको याद कीजिएगा तो a इक्वल टू लिखिएगा अल्फा क्रॉस r लिखिएगा। देखिए खासकर नीट में ये कोई फार्मूला पर 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इस फार्मूला पर, है ना। तो आपको केवल वेक्टर का वहां क्वेश्चन पूछेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए कहेगा, और कहेगा कौन सा क्वेश्चन सही है और गलत है। तो इन सभी बातों को दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा।
अगर इन सभी में किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो फिर तो हम आगे बढ़ेंगे। सर बोलिए। वेलोसिटी रेडियस पर कैसे वेरी करता है सर? देख लीजिए यहाँ से, आप इफेक्ट तो अभी समझाए थे ना, फैन ऑन करके देख लीजिए। और यहाँ से हम क्या बोले, सेंटर पर बैठ के देखिएगा तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन आप तो यहाँ लीनियर में चल रहे हैं, तो दोनों का रिलेशन मैथ से आया है। और आप पढ़े होंगे मैथ में थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, और आर्क बराबर होगा रेडियस इंटू थीटा, और हम इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट किए हैं और ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। और ऐसे भी तो आम लाइफ में आप देखते ही हैं, आप ऐसे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है आइसोलेशन ऑफ मून निकालना है। आप खुद सोचिए, देखिए एक दो फार्मूला और आपको पहले लिखा देते हैं, तब क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा और फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। देखिए, आपको सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। दोनों का डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं, और आपके सिलेबस में किस तरह का क्वेश्चन आएगा इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखिए, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और यदि नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो दोनों में क्या डिफरेंसेज होंगे, क्या अंतर होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब चलिएगा आप, तो इधर जो घूम रहे हैं ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर एक टेंजेंट की ओर वेलोसिटी होता है, जिसको टेंजेंटियल वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ भी वही होगा, एक टेंजेंट की ओर वेलोसिटी होगा और एक घूम रहे हैं तो ओमेगा होगा दोनों। यानी लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट की ओर होता है और एक घूमने वाला वेलोसिटी। तो इस केस में पहला पॉइंट ये होगा कि ओमेगा इज कांस्टेंट होगा, यानी ओमेगा नहीं बदलेगा। जबकि इस केस में, मतलब इस केस की बात कीजिए, ओमेगा चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, समय के साथ साथ ये ओमेगा बदलेगा। नॉन यूनिफॉर्म वाले में या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एकदम यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहेगा हर बार, एकदम यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे घूमेगा। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ते चला जाएगा या घटते भी चला जाएगा, दोनों ही केस हो सकता है। तो इसमें जो होता है मात्र सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सेशन प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है, दूसरा पॉइंट, ओनली सेंट्री देखिए, यहां होगा ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसी को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन क्योंकि रेडियस के लॉन्ग है, रेडियल एक्सेलरेशन इसी को कहते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला जो होगा सेंट्रीपिटल का, v स्क्वायर बाई आर होता है या आर ओमेगा स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को लर्न कर लेना है। इसमें जो होता है आपका टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन प्रेजेंट, टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन प्रेजेंट। पहला जो होता है आपका सेंट्रीपिटल, वो तो रहेगा ही हर हाल में सेंट्रीपिटल, एसी v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा जो यहां होगा वो टेंजेंटियल होगा, टेंजेंटियल, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होगा।
टेंजेंट के अलोंग तरफ जो होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ चेंज करेगा, ये भी क्या होगा, चेंज करते रहेगा, कांस्टेंट नहीं होगा। और तब एटी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो dv/dt होगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म में होगा। क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो बात समझ लीजिए, यहां पर क्या होगा, ये चेंज इन वेलोसिटी होगा dv/dt। देखिए दोनों, यहाँ दो तरह का एक्सेलरेशन है, एक तो सेंटर की ओर है AC और एक टेंजेंट की ओर है AT। जिधर वेलोसिटी चेंज कर रहा है उधर होगा आपका, तो रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट तो वेक्टर के हिसाब से इधर होना चाहिए, ये होगा नेट एक्सेलरेशन। और जब नेट एक्सेलरेशन की बात कीजिएगा तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर, नेट एक्सेलरेशन ये जो होगा वो अंडर रूट होगा किसका, AC का स्क्वायर का और AT के स्क्वायर का, यानी कि दोनों के स्क्वायर का रूट होगा, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री होता है तो अंडर रूट करके हम लोग उसको जोड़ते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। अगर इन सभी में फिर किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। बोलिए अगर किन्हीं को कुछ पूछना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बताएंगे। और नहीं पूछना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्वेश्चन ऐसे वर्मा का भी बतला रहे हैं। आप लोग को भी पता है कि अगर ये अर्थ है, ये यदि अर्थ है आपका, और तो इसके चारों तरफ चांद जो है घूमते रहता है, ये सभी लोगों को पता है। चांद जो है बहुत दूर से चक्कर मार रहा है और पृथ्वी के क्षेत्र में ये छोटा होता है। मून जो है इस तरह से घूम रहा है, तो देखिए जब घूमेगा, और आपको पता है ये जो घूम रहा है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो चांद जब घूमेगा तो यूनिफॉर्म मोशन से घूमता है, ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म है। तब यूनिफॉर्म से घूम रहा है, मतलब कि आपको सर्टेन टाइम के बाद ही एक चक्कर वो मार रहा है, ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे चक्कर मार रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा है वो चारों तरफ। देख लीजिए ध्यान से, कैसे घूम रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में घूम रहा है। तो कहता है कि आपका एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। तो जब यूनिफॉर्म मोशन है तो एक ही वो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ AC, और AC का दो फॉर्मूला होता है, एक R ओमेगा स्क्वायर होता है, एक V²/R होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका ना तो लिनियर वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ना तो एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ है। ये बात आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। जब दोनों में से कोई नहीं दिया है, ना लिनियर ना एंगुलर दिया है, तो आप किसको पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिनियर को तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले एंगुलर ही फाइंड आउट होगा। क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हम लोग जानते हैं कि θ/t होता है फार्मूला, एंगल बटा टाइम। और हमको पता है कि चांद अगर एक चक्कर मार लिया अपने एक्सिस पर, सॉरी पूरे एक रिवोल्यूशन मार लिया अगर, तो यहां से एक चक्कर मारा तो कितना एंगल मेजर कर लेगा, 2π एंगल मेजर कर लेगा, एक चक्कर मारेगा तो। और कितना दिन में चक्कर मारता है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि 27.3 दिन में चक्कर मारता, 27.3 दिन में। टाइम हो गया, तो दिन क्या आपका SI यूनिट है। एक दिन में कितना सेकंड होता है, 86,400 सेकंड होता है, याद कर लीजिएगा। क्योंकि रेडियन पर सेकेंड आपका SI यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड आपका SI यूनिट होता है, इसीलिए इसको पर सेकेंड में बदले हैं। आया बस समझ में। अब देखिए ध्यान से, जब ओमेगा ऐसा हो गया तो आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझने लगते हैं। जब ओमेगा पता हो गया तो रेडियस की बात जो कीजिएगा, तो डिस्टेंस यहाँ रेडियस का काम करेगा, यही रेडियस डिस्टेंस है जो रेडियस का काम करेगा। इसलिए AC का जब फॉर्मूला लिखिएगा, AC बराबर क्या होगा, डिस्टेंस है 3.85 इंटू 10⁸
क्योंकि 5 में किलोमीटर दिया है तो हमको मीटर में बदलना है, इसलिए 8 लिखे हैं। और ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई बटा 27.3 गुणे 86,400 सेकेंड का होल स्क्वायर। और ये जो हो गया आपका, क्या हो गया आपका, यानी कि अब सोचिए, हम यहीं से बैठे बैठे हम बता देंगे कि चांद पर एक्सेलरेशन कितना है, चांद का एक्सेलरेशन पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कितना है। अब सोचिए, अंदाजा लगाइए फिर क्या क्या कर सकता है। और ये सब न्यूटन ने पहली बार सोचा होगा, तो सोचिए किस तरह से कोरिलेट किया होगा सभी चीजों को, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना। तो इसको फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बात बताइए अब आप। और समझ में आ गया है, देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो सेकंड नंबर में क्या है, कहता अर्थ के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि अर्थ किस तरह से है, और आपको ये भी पता है कि ये अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमता है, ये बात आप लोग को पता है। और आपको पता है कि ये इक्वेटर का लाइन है, ये क्या है आपका, इक्वेटर है, इक्वेटर है। क्या है ये, इक्वेटर है। और इसको कहते हैं पोल, इसको क्या कहते हैं, पोल ऑफ अर्थ कहते हैं। क्वेश्चन में करा है फाइनलाइजेशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर एगो कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, पार्टिकल के हम ही प्रेजेंट है, छोड़ दीजिए, हम अपने का फिगर बना लेते हैं वो, या फिर का फिगर बनाते हैं, एक आदमी यहाँ प्रेजेंट है ना, ऐसे अर्थ पर ऐसे ही खड़ा रहेगा, अंदर थोड़ी रहेगा। अब अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पर तेजी से, तो सोचिए एक बहुत बड़ा स्फीयर है, एक बहुत बड़ा स्फीयर है, वो घूम रहा है तेजी से, मतलब फुटबॉल को घुमाइए, ग्लोब आपके घर में होगा, बहुत बार देखे होंगे, उसको जब घुमाइएगा तो इक्वेटर पर जो रहेगा उसका सर्कुलर मोशन का पाथ ऐसा होगा, इक्वेटर पर जो रहेगा वो ऐसे घूमते नजर आएगा। और आपको पता है कि पृथ्वी कितना दिनों में एक चक्कर अपने एक्सिस पर मारता है, पता है कि नहीं लोग को? अगर नहीं पता है तो बोलिए, अब पता है तो भी बोलिए, कितने दिनों में एक चक्कर मार लेता है? 365 24 हाँ घंटे वेरी में। गुड, वेरी गुड, 365 में मारता है, अच्छा बात है ना। 24 घंटा में दिन रात होता है एक चक्कर मारने के कारण। ठीक है, इक्वेटर पर हम खड़े हैं। अब इक्वेटर पर खड़े हैं तो सोच लीजिए हमारे तरफ भी एक सेंटर की ओर फोर्स लग रहा होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, वही एक्सेलरेशन वो निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये भी पृथ्वी जो घूम रहा है यूनिफॉर्म मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म में है? तो नेचर में जो भी चीज है सारा यूनिफॉर्म में है, सारा क्या है, यूनिफॉर्म में है। इसीलिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा AC इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ दिया रहे या ना दिया रहे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ हम याद करके रखे हैं 6400 किलोमीटर होता है, और मीटर में इतना मीटर होता है। और ओमेगा आपको पता होगा कि 2 पाई बटा टाइम पीरियड होता है, तो 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा को 86,400 सेकेंड में लिख दीजिए, इंटू स्क्वायर, गुना भाग कर लीजिएगा, तो इतना एक्सेलरेशन प्रेजेंट है आपको कहाँ, अर्थ पर, ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के कारण इतना एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको बनाने की कोशिश की, इसको गुना भाग करना आपका काम है, गुना भाग खुद करना पड़ेगा। कहता पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। चलिए इसका फिगर मैं इधर से बना रहा हूं। तीसरा का, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, और जो घूम रहा है तो उसका रेडियस जो दिया हुआ है ना, रेडियस का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है रेडियस का वैल्यू। क्वेश्चन में करा कि इसका वेलोसिटी जो है टाइम के फंक्शन में है,
यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है 2t दिया हुआ है, टाइम के फंक्शन में है, यानी टाइम के अनुसार ये बदल रहा है। कहता है जब टाइम 1 सेकेंड हो जाए तब रेडियल एक्सेलरेशन बताइए, टेंजेंटियल और टोटल एक्सेलरेशन बताइए। पहले रेडियल पूछा है, यानी कि एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर सारा घटना को घटित करना है। रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन आपको पता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को कहते हैं, एसी को ही कहते हैं। एक आर ओमेगा स्क्वायर होता है, एक वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ तो ओमेगा की बात ही नहीं किया है, और पार्टिकल जो घूम रहा है वो फंक्शन ऑफ टाइम में भी दिया हुआ है। यानी कि वेलोसिटी इस केस में दिया है कि 0 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगा, 1 सेकंड पर 2 होगा, 2 सेकंड पर 4 होगा, 3 सेकंड पर 6 होगा, ऐसा फंक्शन में दिया हुआ है। तो फार्मूला हमको पता है, तो इधर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या लिखिएगा, v बराबर लिखिएगा 2 गुने 1, यानी v आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब वैल्यू पुट कर दिए एसी निकालने के लिए, 2 का स्क्वायर बटा 1 यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। किसका, वहां पर आ गया आपका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। बी में कहा है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन बताइए, तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता है एटी, वो होता है डीवी बाई डी होता है। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2t का डिफरेंशिएशन आप सभी लोग को आता है कि 2 हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इस बात को आप समझ लिए होंगे अच्छी तरह से, देख लीजिए बात समझ लिए अच्छी तरह से। जब समझ लिए होंगे तो कहता है सी में टोटल एक्सेलरेशन बताइए, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अंडर रूट AC का स्क्वायर होगा और AT का स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए, इतना बात आपको पता है, इसलिए लिख सकते हैं अंडर रूट कितना 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 16 4 20, अंडर रूट 20 होगा और उसको 2 रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं आप। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बताइए हमको। किन्हीं को भी अगर कष्ट है तो बोलिए। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है? तो गौर से समझिएगा मेरी बात को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आप लिख सकते हैं कि यह एक सीरो फोर्स है। क्या है? एक सीरो फोर्स है। इट इज अ सीडो फोर्स है, यह एक सीडो फोर्स है। और ये जब भी लगता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में आ जाए, जब सर्कुलर पाथ पर ये चलने लगेगा पार्टिकल, तो सेंटर की ओर कम से कम तो एक वो एक्सेलरेशन रहेगा ही, सेंटीपिटल। और इसी केस में आपका क्या लगता है, बाहर की ओर फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको आप अनुभव करते होंगे तो m इंटू AC हो जाए, क्योंकि सीडो फोर्स में याद कीजिए क्या खास कंसेप्ट, सीडो फोर्स का कंसेप्ट अगर सिंपल आप पहले वाला रिवीजन करना चाहते हैं तो उसमें यह था कि कोई सिस्टम यदि मोशन में आ जाए, कोई सिस्टम यदि मोशन में आ जाए तो उस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है वह फोर्स उल्टा होता है और ma होता है। तो ये भी तो सीडो फोर्स है, तो एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा।
और वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला Fc इक्वल टू m इंटू AC होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला तब तो mv स्क्वायर बाई r भी होगा और mr ओमेगा स्क्वायर भी होगा। यानी सर्कुलर मोशन में जाइएगा तो सेंटर से बाहर आप पर एक फोर्स लगेगा, और आप अनुभव कीजिए इस फिगर को समझ करके। क्या अनुभव करना है? आप अपने 4 व्हीलर से जा रहे थे, ड्राइवर बैठाए हुए था, ड्राइवर थोड़ा तेज में गाड़ी चला रहा था। जैसे ही ये गोलंबर पर जाके आप घूमने लगा आपका गाड़ी इधर गोलंबर पर, तो आपको लग रहा था कि हम बाहर की ओर गेट खोल के फेंका जाएंगे। ऐसा अनुभव आपको बहुत बार हुआ होगा टर्निंग पर। और अगर कोई इधर से टर्निंग लेके जा रहा होगा, ऐसे गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और गाड़ी इधर जा रहा होगा, तो आपको लगता होगा कि हम इधर फेंका जाएंगे। तो इधर क्यों लग रहा है फेंका जाएंगे? क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। यानी सर्कुलर मोशन में ऑलवेज सेंटर से अभी एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और उसका आने की इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन का सारा कंसेप्ट तो आएगा ही, उसके अलावा एक फोर्स ऑलवेज आएगा mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई r। अब जरा गौर से समझिएगा मेरी बातों को। ये जब फोर्स इतना आएगा तो बात को समझने की कोशिश करते हैं आगे, है ना। जब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होगा अब आगे। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब सर्कुलर मोशन का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, तो हम धीरे धीरे आगे की बात और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मेरा कंसेप्ट है एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म एन ऑब्जेक्ट फॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। एक बात हम बता देना चाहते हैं, इसी का क्वेश्चन होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। अब इसी का दूसरा हेडिंग जानते हैं क्या होगा? इसी का दूसरा हेडिंग होगा आपके लिए कि एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इन सर्कुलर मोशन अराउंड गोलंबर समझते हैं ना। इसी का दूसरा हेडिंग होगा कि गोलंबर के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और हम लिखे एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। तो बात बराबर है, तो हम सर्कुलर मोशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसा है, सर्कुलर पाथ भी बना देते हैं अच्छे से आप लोग के लिए। ऐसे बना दिए हैं कि गोलंबर का सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है। और जब आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो जब आप यहां पर हैं उस समय हम यहां पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से, हम उस पोजीशन पर स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर आखिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी और संभावना। तो जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सेंटर पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिर सर्कुलर मोशन में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए, अगर उसकी बात को आप समझते हैं तो देखिए यहां पर भी समझ लीजिए एक बार। अगर यह पेन सर्कुलर मोशन में घूम रहा था और इस पोजीशन पर हम स्टडी करेंगे तो इस पोजीशन पर क्या क्या होगा। अगर सेंटर आपका इधर है, इस कंडीशन में यहां पर सेंटर है, तो सेंटर से बाहर की ओर एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, किधर? उधर की ओर। यानी इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा पेन के डायरेक्शन में, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर क्योंकि प्लेन पर रखा हुआ है, एक mg लगेगा ऐसे नीचे क्योंकि पृथ्वी खींच रही है। तो पहले इतना फोर्स दिखा देते हैं। यहां पर एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे, जिसको आप लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड,
एक नॉर्मल लगेगा ऊपर। देखिए अगर यह फोर्स अकेला, इसके अपोज में कोई फोर्स नहीं है, इसके उल्टा में कोई फोर्स नहीं है, तो क्या यह पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में आएगा तो ये फोर्स को खींच करके आगे नहीं लेके चला जाएगा? तो स्लिप करके आप फेंका नहीं जाइएगा, सर्कुलर मोशन आपका नहीं हो पाएगा। तो सर्कुलर मोशन यदि आपका नहीं हो पाएगा तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रोड का फ्रिक्शन उस फोर्स को बैलेंस करता है, उस फोर्स को बैलेंस करता है फ्रिक्शनल फोर्स, याद कर लीजिए। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करने आता है। एक बात और बता देते हैं, जब तक आपका सर्कुलर मोशन होता रहेगा, जब तक सर्कुलर मोशन होता रहे, चाहे यूनिफॉर्म हो तब या नॉन यूनिफॉर्म हो, जब तक सर्कुलर मोशन में आप रहेंगे तब तक हर हाल में आपका अगर फ्रिक्शन लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यदि फ्रिक्शन लगा तो कैसा फ्रिक्शन होगा? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और यह फ्रिक्शन हर हाल में इसके बराबर होगा, तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा। यानी आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन होने के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी रफ सरफेस का होना चाहिए, हर हाल में रफ सरफेस होना चाहिए। यहाँ पर बिना रफ सरफेस का सर्कुलर मोशन संभव नहीं है, यानी रफ सरफेस पर ही सर्कुलर मोशन होगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो लिख सकते हैं ये पॉइंट पहले, यहां से आप, ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके बाद उधर से, है ना? क्या लिख सकते हैं कि सरफेस मस्ट बी रफ, सरफेस मस्ट बी रफ, रफ रहेगा तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा हॉरिजॉन्टल पर, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, याद कर लीजिए, एक पॉइंट और बोल रहे हैं, वो लिखवाएंगे नहीं। सर्कुलर मोशन में जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ पर बैठ करके बनाएंगे, और सेंटर से जो लाइन निकलेगा यानी रेडियस वाला लाइन, उसको हर हाल में आप एक्स एक्सिस मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस मानेंगे, और उसके परपेंडिकुलर को बाई एक्सिस मानेंगे। देखिए, तो परपेंडिकुलर में अगर स्टडी करते हैं तो n बराबर mg हो जाएगा यहाँ पर, देख लिए ध्यान से। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, यानी आप यहां लिखेंगे म्यू एम जी। देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए मेरी बात को। अब देखिए गौर से समझिएगा, ऑल्सो आप ये भी कह सकते हैं कि यह फ्रिक्शन जो है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। फ्रिक्शन क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। तो गौर से समझिएगा मेरी बात को। अब इस फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तब म्यू एम जी आ जाएगा और एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। एम एम कैंसिल हो जाएगा, तब म्यू का जो वैल्यू होगा आपका वी स्क्वायर बाई आर जी होगा, के बराबर होगा या ज्यादा होगा, होना चाहिए फॉर परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए हर हाल में ज्यादा चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, यदि आप कहां घूम रहे हैं? सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो याद कर लीजिए कुछ बातें को। वह बात क्या है कि अगर गर्मी का मौसम है, रोड सूखा हुआ है, तो गोलंबर पर तेजी से स्कूटी या साइकिल घुमा के निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि म्यू का वैल्यू ज्यादा है, तो आप ज्यादा वैल्यू, क्योंकि देखिए रेडियस ऑफ गोलंबर आप नहीं बदल सकते हैं। रोड पर जाइए तो क्या आपका गोलंबर रेडियस का छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? जी का वैल्यू आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो रफनेस आपके स्पीड को डिटरमाइन कर रहा है, ये नहीं कि आपका स्कूटी डिटरमाइन कर रहा है आपके स्पीड को गोलंबर के पास, आपका रफनेस डिटरमाइन कर रहा है।
तो रोड सूखा हुआ है, सब कुछ सही है, तो तेजी में गाड़ी घुमा के निकाल दिए आप। लेकिन आप बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर पानी गिरा हुआ हो, मिट्टी कीचड़ गिरा हुआ हो, तो चिकना हो जाता है थोड़ा सा रोड, तो वहां पर बड़े आराम से धीरे धीरे निकालते हैं, क्योंकि ये घट गया तो आपको ये घटा के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आए बात समझ में? इसलिए बात समझ लिया अच्छी तरह से, और यदि कोई डाउट है तो आप हमसे देखिए। वर्टिकल, टिकल, रोटेटिंग, रोटेटिंग, vertical rotating object with the help of a string। वर्टिकल मतलब वर्टिकल लुक में रोटेट कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट को बांध दिए हैं ऐसे, और उसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल सर्किल में। देखिए इस तरह से ऐसे, एक ऐसे रोटेट कराएगा तो हॉरिजॉन्टल सर्किल कहलाएगा ये। वर्टिकल सर्किल का मतलब होता है इस तरह से रोटेट करवाना, मतलब वर्टिकल में रोटेट होगा ये। तो वर्टिकल रोटेटिंग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक धागा को बांध करके हाथ में, आपका हाथ है सेंटर पर और एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसको आप नचाना शुरुआत कर दिए हैं, तो ऑब्जेक्ट कभी यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कभी यहाँ होगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो सब जगह जा सकता है, ऐसे घूमते रहेगा ये, और ये घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी या जो भी है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में रहेगा। ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, ये क्या है आपका? सेंटर है। क्या है आपका? ये सेंटर है। ये क्या है आपका? सेंटर है। अब देखिए, हम जिस समय स्टडी कर रहे हैं, जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं उस समय ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट था, और ये वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा बना लिया था। जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, जबकि यह धागे की लंबाई होगा जो रेडियस के बराबर होगा, यानी एल जो होगा वही रेडियस होगा, वही रेडियस होगा। क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, या रेडियस ऑफ सर्किल होगा। बात समझ लीजिए। m जो है वह मास ऑफ बॉब होगा, मास ऑफ क्या होगा? बॉब होगा। और हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं कि आखिर फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या होगा। जब फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो देखिए, सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा mv²/r, या सम टाइम किसी बुक में एल भी लिखा रह सकता है। समझ लीजिए बात को। mg तो लगेगा ही हर हाल में, ये बात आपको पहले से पता है। अब जरा गौर कीजिए, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है। कौन? ये वाला जो mg वाला डायरेक्शन है, ये भी क्या है आपका? वर्टिकल लाइन है। मैं घेर देता हूं, ये नीचे वाला पॉइंट अलग है, ऊपर वाला पॉइंट अलग है। तो आपको पता है कि यहां पर जो है ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल यहां आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल है, तो ये एंगल सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट ये भी सेम हो जाएगा। अब देखिए, हमारा बात को ध्यान से याद कीजिए, ध्यान से याद कीजिए।
सर्कुलर पाथ में हर हाल में सेंटर से अबे जो लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस मानते हैं, और हम जब भी स्टडी करेंगे तो सेंटर पर बैठ के, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और टेंजेंट जो इस पर होगा वह बाई एक्सिस होगा। तो यह फोर्स तो है, लेकिन यह फोर्स तो बीच में आ गया, तब बीच वाले का कंसेप्ट क्या है कि तोड़ देंगे, तो तोड़ देते हैं पकड़ करके। तो यहां जब तोड़िएगा ऐसे, तो एक फोर्स इसका कंपोनेंट जाएगा mg cos थीटा, इधर जिधर से एंगल सट गया, आज जिधर से नहीं सटा उधर जाएगा mg sin थीटा जाएगा। देख लिए ध्यान से, रस्सी में भी टेंशन तो डेवलप होना ही है। अब आप यहां पर स्टडी कीजिएगा तो देखिए, एक तरफ टेंशन है, एक तरफ mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा है, यानी फोर्स एलोंग रेडियस या एक्स एक्सिस के अलोंग स्टडी कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा यहां से कि क्या फार्मूला आने वाला है। फार्मूला हमको यहां पर ये आने वाला है कि टेंशन बराबर जो फार्मूला होगा वह mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा के बराबर होगा। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ टेंशन। ये क्या है? जनरल फार्मूला ऑफ टेंशन है वर्टिकल रोटेटिंग स्ट्रिंग के लिए। ये फार्मूला को सबसे पहले याद करना है। अब कंडीशन, यानी इसका केस फर्स्ट में हम लोग चाहते हैं कि लोअर मोस्ट पोजीशन पर टेंशन निकालने के लिए, तो एट लोअर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट मतलब सबसे नीचे, तो सबसे नीचे तो यहां पर आ जाइएगा लोअर मोस्ट में। तो बताइए, जब ये एंगल थीटा है लोअर मोस्ट में आइएगा तो घटते घटते ये एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि एंगल यहां से शुरुआत हो रहा है। तो ये लाइन जब इसी पर आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? 0। अब लोअर मोस्ट पोजीशन पर थीटा जो लिखिएगा वह 0 डिग्री लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 0 डिग्री लिखिएगा। तो आपको टेंशन का जो फॉर्मूला होगा, वह टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? mv स्क्वायर बाई आर तो हर हाल में रहना है, और mg हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो लोअर मोस्ट पोजीशन पर टेंशन का ये फॉर्मूला हो गया। देखिए, ये तो इस फार्मूला से उस फार्मूला का डेरिवेशन हुआ, लेकिन हम ये फार्मूला मान लिए भूल जाए एग्जाम में, तब क्या करेंगे? तो लोअर मोस्ट पोजीशन पर एफबीडी बना लीजिए। तो लोअर मोस्ट पोजीशन पर जब एफबीडी बनाइएगा तो देखिए एफबीडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहां पर आप एफबीडी बना रहे हैं, तो जब यहां पर एफबीडी बनाइएगा तो mg तो लगवे करेगा हर हाल में नीचे की ओर, और सेंटर यदि ये है, सेंटर यदि ये है, तो आपको यहाँ टेंशन धागा में लगवे करेगा, और सेंटर से अबे mv स्क्वायर बाई आर होता है। सेंटर से अबे क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहां पर जब एफबीडी बना लेंगे तो फिर से देखिए मोशन जो है, मोशन की तरफ नहीं, देखिए इस एक्स एक्सिस के लोग देखिए, ये एक्स एक्सिस है क्योंकि सेंटर का लाइन है, तो ऊपर की ओर टेंशन है, नीचे की ओर दो फोर्स, तो टेंशन वाला ये फार्मूला नहीं आ जाएगा क्या? यानी कि दोनों प्रोसेस से आप समझ गए हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एफबीडी भी समझ में आ गया है, और ये बात भी समझ में आ गया कि आखिर आपको क्या करना है। तो यहाँ पर टेंशन का फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। केस सेकंड की बात करते हैं। एट हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पोजीशन में, तो हॉरिजेंटल तो ये हो जाएगा। तो देखिए हॉरिजेंटल में यहां से जब देखिएगा तो एंगल बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 90 डिग्री, तो हॉरिजेंटल के पास थीटा जो होगा 90 हो जाएगा, और आपका cos 90 जो होता है वह 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो टेंशन जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर mv स्क्वायर बाई आर सिर्फ बचेगा। अगर इसका भी एफबीडी आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हम कहाँ रोक रहे हैं? एफबीडी बनाइए। सेंटर यहाँ पर आप एफबीडी बना रहे हैं तो mg इधर लगेगा, सेंटर के तरफ इधर टेंशन होगा,
और इधर mv²/r होगा। अब खुद सोचिए आप और दिमाग लगाइए कि यहाँ पर mg बाई एक्सिस में हो गया और x एक्सिस में ये है, तो बाई कंपोनेंट का x में कोई मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ आगे बराबर पीछे यानी टेंशन बराबर mv²/r आता है। देखिए एवरीबॉडी न्यूटन्स लॉ को नहीं भूलना है, पूरा फिजिक्स न्यूटन्स लॉ ही है, भले एगो फार्मूला हर एक चैप्टर में ऐड होते चला जाएगा, इसलिए न्यूटन के द्वितीय नियम को नहीं भूल सकते हैं। सेकंड है ना, F बराबर M में देख रहे हैं कितना जगह यूज होता है। केस थर्ड में अपर मोस्ट पोजीशन पर चलते हैं, यहां पर चलते हैं हम की बार, इस पोजीशन पर अपर मोस्ट पर। तो एट अपर मोस्ट पर जब चलिएगा तो थीटा जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप खुद सोचिए, यहां से थीटा बढ़ते 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 कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? तो cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो इसलिए यहां माइनस हो जाएगा फार्मूला में, यानी कि टेंशन बराबर यहां से हो जाएगा mv² माइनस mg हो जाएगा, और ये भी आपका फार्मूला हो गया। कहिए सर इसका भी एबीडी बनाइए, एक आध गो तो आप अपने से ही बना ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बना सकते हैं। तो देखिए अपने से जब बना सकते हैं तो गौर से बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब यहां से बनाइएगा अपने से तो बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, जब अपने से एफबीडी बना ही लीजिएगा तब तो फिर आपको सब कुछ बन जाएगा। जब यहां से एफबीडी आप बनाएंगे इस तरह से, तो देखिए यहां पर आपको एफबीडी बनाना है इस पोजीशन पर, तो mv²/r ऊपर लगेगा, टेंशन तो नीचे ही होगा और mg भी नीचे होगा। तो अब की बार क्या लिखिएगा, यहां से खड़ा होकर के टेंशन प्लस mg इक्वल टू mv²/r, और mg को जब उधर भेजिएगा तो माइनस में चला जाएगा। देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। और यदि टेंशन हो तो हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट वही पूछेंगे जो लेट ज्वाइन नहीं किए हैं। an object move an object move on vertical zigzag road, an object move on vertical zigzag रोड, वर्टिकल में टेढ़ा मेढ़ा रोड है, एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन वर्टिकल जिगजैग रोड। तो वर्टिकल जिगजैग रोड कैसा होगा, तो देखिए ऐसा होगा, यही रोड होगा वर्टिकल जिगजैग रोड, इसी तरह से पिक्चर बनेगा। ये वर्टिकल जिगजैग रोड है, इस पर आप साइकिल चलाने में आपको बहुत मजा आएगा। तो देखिए एक बार जब साइकिल चला रहे थे ना तब यहाँ पर थे, कहाँ पर थे, यहाँ पर आपका साइकिल जो था ऐसे चलाते हुए जा रहे थे, एक बार सिचुएशन साइकिल का यहाँ पर पहुंच गया, समझ लीजिए बात को। साइकिल आप चलाते जा रहे हैं इस पर, इसी तरह से आगे पीछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, एक बार साइकिल जो है आप मतलब दो जगह स्टडी करते हैं, बाकी तो फिर आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगा के ही बनाना है, सबको याद नहीं करना, हम कुछ कुछ केस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो वर्टिकल जिगजैग रोड में ये लोअर मोस्ट पोजीशन पर है, कहाँ है, लोअर मोस्ट पोजीशन पर है। तो एट लोअर मोस्ट पोजीशन
की बात कीजिए, लोअर मोस्ट पोजीशन की बात कीजिए। तो लोअर मोस्ट पोजीशन पर जब एबीडी बनाने लगिएगा तो क्या क्या हो सकता है घटना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एगो नॉर्मल आएगा और एमजी आएगा, इसमें कोई कोताही नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, जमीन पर रखा हुआ है तो नॉर्मल लगेगा, एमजी वर्टिकली डाउन बाय 2 गो फोर्स तो न्यूटन लॉ से आ गया। अब ये देखिए कि जब साइकिल यहाँ पर है ना, तो इसका सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है वो शायद ऐसा दिख रहा है हमको। आप लोग को कैसा दिख रहा है समझ में आ गया? देख लीजिए, सर्कुलर मोशन का पार्ट जो है ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब सेंटर जो होगा सर्कुलर पाथ का इधर कहीं होगा, सेंटर की बात जो करते इधर कहीं होगा। तो सर्कुलर मोशन में सेंटर से अबे एगो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसका नाम होगा mv²/r। तो mv² इधर लगेगा। तो यहां पर जब एफबीडी के बाद स्टडी कीजिएगा तो ऊपर बराबर नीचे, यानी mg प्लस mv²/r। यानी लोअर मोस्ट पोजीशन पर अभी जो धागा में टेंशन आया था, यहाँ नॉर्मल फोर्स का वही वैल्यू आ गया। आप गौर से केवल देख लीजिए अच्छी तरह से। और देखिए अगर आप यहाँ पर एफबीडी बनाते हैं तो गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। mg तो लगबे करेगा हर हाल में, नॉर्मल भी लगेगा हर हाल में, लेकिन यहाँ का जो पार्ट है इसका सर्कुलर मोशन का जो पार्ट होगा, देखिए गौर से ध्यान से, इधर कहीं होगा, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर कहीं लगेगा। मतलब जिधर सेंटर है उधर से बाहर की ओर लगेगा। ये बात को गौर से समझ लीजिए, जिधर सेंटर है उधर से बाहर की ओर लगेगा, इस बात को गौर से समझ लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा आपका एट अपर मोस्ट पोजीशन, एट अपर मोस्ट पोजीशन। तो अपर मोस्ट पोजीशन पर एफबीडी कैसे बनाइएगा वो बात को समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। तो अपर मोस्ट पर जब एफबीडी बनाइएगा तो नॉर्मल प्लस mv²/r होगा, नॉर्मल प्लस mv²/r होगा इक्वल टू mg होगा। तब तो नॉर्मल का फॉर्मूला जो होगा mg माइनस mv²/r होगा। बताइए जरा टेंशन का फॉर्मूला अपर मोस्ट पर क्या था? टेंशन का फॉर्मूला अपर मोस्ट पर क्या था? आप लोग बताइए, टेंशन का फॉर्मूला अभी लिखाए हैं, अपर मोस्ट पर क्या था? mv²r by mv²/r माइनस mg। इसका उल्टा यहाँ आ गया है थोड़ा सा, इसलिए बात समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि हम तो दोनों पूछेंगे। नहीं, यहाँ पर आए mg माइनस mv²/r, वहां आया था mv²r माइनस mg, mv²/r माइनस mg। यानी बात आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए हमारे सिर्फ पढ़ाने से तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, न्यूमेरिकल जब तक बनेगा नहीं आपका भी काम नहीं बनेगा और मेरा भी काम नहीं बनेगा कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए सर्कुलर मोशन चैप्टर निकालिए, एससी वर्मा का क्वेश्चन होगा, उसको बनाना है आप लोग को। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर बना लेंगे तो अभी जो पढ़ाए जितना कंसेप्ट वो जरूर क्लियर हो जाएगा। एससी वर्मा पेज नंबर 115 का 22 नंबर क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। ठीक है, पेज नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। देखिए यही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए फिगर भी बना दिया है, बहुत सारा पार्ट है, सारा पार्ट को बनाने में कम से कम 4-5 मिनट आप लोग को लगेगा।
इसलिए उसको बनाइए, उसका इसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आया बात समझ में? अभी तुरंत डिस्कशन करेंगे तभी बात समझ में आएगा, है ना? तो देखते हैं यहाँ पर जो फिगर बनाया हुआ है उस फिगर का डिस्कशन पहले किया जाए, है ना? तभी आपका काम बनेगा। यहाँ पर जो एक रास्ता बनाया हुआ है ना, वो रास्ता का हम लोग डायग्राम बनाएंगे पहले। ये रास्ता जो है इस तरह से बना हुआ है, ऐसे, मतलब यहाँ से आपका दोनों लाइन ऐसे बना हुआ है, सीधा सा बात समझ लीजिए आप। ये रास्ता है जो इस तरह से बना हुआ है आपका, ये डॉटेड लाइन ऐसे बना हुआ है ना? इस तरह से रास्ता बना हुआ है, थोड़ा और ऊपर कर लीजिए इसको ऐसे। देखिए यहाँ पॉइंट बी है, इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट लेके जाइए और यहाँ से फिर एक पॉइंट जस्ट इसके ऊपर लेके जाइए, ऐसे। फिगर ऐसे है एक्चुअली। और जरा गौर कीजिएगा तो इधर से भी एक लाइन ऐसे बनाया हुआ है और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे बनाया हुआ है और लिखा हुआ है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए ईच पार्ट सबटेंड अ राइट एंगल टू हिज सेंटर, मतलब इसका पार्ट यहाँ पर राइट एंगल एक सेंटर पर बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो सिमेट्रिकली आप कह सकते हैं कि ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। यहाँ भी आपका 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी 45 डिग्री इधर से होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। इंफॉर्मेशन को पहले लिखिए। और साइकिल सवार जो है वो साइकिल चलाते वैसे जा रहा है और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका रेडियस, रेडियस जो है आपका 100 मीटर है और मास जो है साइकिल विथ सवार, मतलब साइकिलिस्ट और साइकिल मिला करके 100 केजी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। देख लिए ध्यान से। इसके बाद ए पार्ट में कह रहा है फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय रोड ऑन द साइक्लिस्ट बी एंड डी। तो बी और डी पर नॉर्मल फोर्स निकालना है कि क्या होगा। तो ए नंबर पार्ट में आपको निकालना है नॉर्मल फोर्स बी और डी पर। तो आप बी और डी पर नॉर्मल फोर्स बनाइएगा। तो देखिए एफ बी डी एट पॉइंट कहां पर बनाइएगा, बी पर बनाइएगा। तब बी पर जब एफ बी डी बनाइएगा तब बी का पोजीशन यहाँ, हम इस फिगर को ज्यादा नहीं गंदा करेंगे। बी का पोजीशन यहाँ है, ऐसा है, देख लीजिए बी का पोजीशन आपका ऐसा है और यहाँ पर आपका साइक्लिस्ट है, इसका एफबीडी बनाइएगा तो आपको एमजी नीचे रहेगा, नॉर्मल ऊपर जाएगा और एनबी लिख दीजिए, बी पॉइंट का नॉर्मल है। और देखिए सेंटर का, सर्किल का सेंटर इधर है, इसलिए एम भी स्क्वायर बाई आर ऊपर लगेगा। किधर लगेगा? एम भी स्क्वायर बाई आर ऊपर लगेगा। तब यहां से आप लिख सकते हैं नॉर्मल एट बी प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल एट बी बराबर लिखिएगा एम जी माइनस एम भी स्क्वायर बाई आर। एकदम एफबीडी बना बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब जरा गौर कीजिए तो एनबी का जब वैल्यू निकालिएगा तो 100 गुने 10, एम का मास 100 और जी का वैल्यू 10 लेने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, माइनस 100 बटा 100 और वेलोसिटी दिया हुआ है 18। तो 18 का मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर। तो एनबी जो हो जाएगा 1000 में से 25 घटा दिएगा तो 975 न्यूटन आ जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लिए अच्छी तरह से, कितना आ जाएगा? 975 न्यूटन आ जाएगा। अब यही पार्ट का एफबीडी बनाना है, ए पार्ट का। तो एफबीडी एट पॉइंट डी पर बनाइए।
तब डी पर जब एफबीडी बनाइएगा तो यहाँ का पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ऐसा है, देख लिए ध्यान से, और यहाँ पर जब साइक्लिस्ट होगा तो आपको mg भी इधर लगेगा, mv स्क्वायर बाई r भी इधरे लगेगा, और ये नॉर्मल एट डी इधर होगा, देख लिए ध्यान से। क्योंकि mg सर्कल का सेंटर इधर है तो mv स्क्वायर बाई r नीचे लगेगा, तो नॉर्मल एट डी पॉइंट जब निकालिएगा तो mg प्लस mv स्क्वायर बाई r होगा, तो nd बराबर जब लिखिएगा तो होगा 100 गुने 10 प्लस 100/100 और 5 का स्क्वायर, यानी nd जो हो जाएगा आपका 1000 प्लस 25 बराबर 1025 न्यूटन। ये बात अगर किन्हीं को कष्ट है तो हमको बतला सकते हैं, और नहीं कष्ट है तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ साथ। चलिए, किन्हीं को कष्ट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आपको याद रखना है वैल्यू सारा, है ना। ऊपर का फिगर नहीं मिटेगा। अब देखिए बी पार्ट में क्या निकालना है, दोनों का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि आपका आंसर आगे यूज हो सकता है आगे के क्वेश्चन में। क्योंकि इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो समझिए बहुत बड़ा पार्ट आप समझ लिए हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है आपका बी पार्ट में कहता फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by track on the tire cycle is at BCD। BCD पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी BCD पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। बी पॉइंट में यही है, बी नंबर पार्ट ऑफ क्वेश्चन आ गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है बी, सी और डी पर, तीन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट बी एंड डी पर 0 होगा। उसका रीजन अगर लिखना है तो देखिए ध्यान से समझिएगा, फ्रिक्शन 1-2 क्लास पहले ही खत्म किए हैं। देखिए सिंस आपको याद कीजिए, अब रीजन बता रहे हैं। फ्रिक्शन का डिफिनीशन याद है, जब कोई ऑब्जेक्ट चले या चलने की कोशिश करे, यानी स्लीपिंग टेंडेंसी होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा। अब आप अनुभव कीजिए, ये कहीं कोई बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ अनुभव ही करना है। अब एक आप ऐसा पार्ट ले लीजिए स्फीयर का, या कटोरा होगा ना आपके घर में, कौन वाला कटोरा पूजा में जो लगता है, हेमी स्फेरिकल वाला जिसमें पेंदी नहीं होता है, वो कटोरा को उलट के रख दीजिए, और उसके सबसे टॉप पोजीशन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा तो नहीं फिसल के गिरेगा, लेकिन दूसरे जगह रखिएगा तो ससर के गिर जाएगा, यानी स्लाइड कर जाएगा। तो सबसे टॉप पर जब रखिएगा तो ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं होता है, फिसलने की क्षमता नहीं होता, उसकी चाहत नहीं होती है। और फ्रिक्शन का डेफिनेशन था, जब कोई ऑब्जेक्ट फिसले या फिसलने की कोशिश करे तब फ्रिक्शन लगता है। रफ है फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिसले, या जैसे कि एक क्वेश्चन था 4 नंबर एससी वर्मा का फ्रिक्शन में, कि एक रफ टेबल है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फ्रिक्शन भी दे दिया था, और तब बोला था क्या इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स वहां नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है। अब तिरछा कर देंगे तो स्लिप कर रहा है तब फ्रिक्शन लगेगा। तो आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर रखिएगा और यहाँ पर रखिएगा ऑब्जेक्ट को, कटोरा को उलट करके रखिए जिसमें पेंदी नहीं हो, मतलब हेमी स्फीयर वाला हो, अर्ध गोलाकार हो, तो उसके ऊपर रखिएगा तो स्लिपिंग टेंडेंसी 0 हो जाएगा, और नीचे भी यहाँ रखिएगा स्लिपिंग टेंडेंसी 0 हो जाएगा। जब स्लिपिंग टेंडेंसी ही नहीं है, फिसलने की उसकी चाहत ही नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जबकि डिफिनीशन एकदम क्लियर था, जब कोई ऑब्जेक्ट फिसले या फिसलने की कोशिश करे तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अन्यथा नहीं लगता है, यानी टेंडेंसी टू मूव और मूव में लगता है। इसीलिए यहाँ पर क्यों 0 उसका रीजन लिखना है, सिंस नो स्लिपिंग टेंडेंसी
आया बस समझ में? इसीलिए यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब सी पॉइंट का तो एफबीडी बनाना पड़ेगा, है ना। एफबीडी एट पॉइंट सी का चलते हैं, सी पॉइंट का एफबीडी बनाते हैं, इस पोजीशन पर एफबीडी बनाते हैं। तो ये पोजीशन कुछ ऐसा है, ये पोजीशन कुछ ऐसा है, मतलब यहां से शुरुआत करेंगे, कुछ पोजीशन ऐसा दिखेगा ये, है ना। और हम यहाँ वर्टिकल से चालू कर रहे हैं तो ऐसे दिखेगा, और ये ऐसे दिखेगा, नहीं यहां से चालू कर रहे हैं तो ये लाइन ऐसे दिखेगा, और जहां ये कट किया है वही पॉइंट सी है। आपको पहले से पता है कि ये 45 डिग्री है। साइकिल सवार या कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखिएगा तो वो फिसलने की कोशिश करेगा, अब फ्रिक्शन लगेगा। तो देखिए आप खुद सोचिए, जब ये फिसलने की कोशिश करेगा तो पहले एफबीडी बनाइए। नॉर एमजी तो हर हाल में वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम 100% डाउनवर्ड लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो नॉर्मल का डायरेक्शन आपका इधर ही होगा। ऑब्जेक्ट यदि इधर है तो नॉर्मल का डायरेक्शन इधर होगा। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 डिग्री ही होगा। देखिए सर्कुलर पार्ट का सेंटर इधर है, ऐसे जा रहा था तो सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, mv²/r। हम पूरा एफबीडी बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए हम इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ का जो होता है रेडियस को एक्स एक्सिस मानते हैं। तो ये टेंजेंट जो है इस पर, ये टेंजेंट जो है ये बाई एक्सिस का काम करेगा, बाई एक्सिस का काम करेगा ये। तो यह फोर्स बीच में आ गया, कौन, mg। तो mg को तोड़ दीजिए, जिधर से एंगल सट गया उधर जाएगा mg cos 45 डिग्री, और जिधर से नहीं सटा उधर जाएगा mg sin 45 डिग्री। देख लीजिए, हमें नहीं लगता किन्हीं को कष्ट हुआ होगा अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तब। तो mg cos 45 डिग्री और mg sin 45 डिग्री हो गया। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब ये टूट गया तो अब फ्रिक्शन की बात कीजिए किधर लगेगा। अब ये mg sin थीटा इधर इसको स्लिप करवा रहा है, तो फ्रिक्शन अब इसको बचाने के लिए आएगा कि तुम स्लिप मत करो, तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा बचाने के लिए, ये इधर फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और एक बात समझ लीजिए, साइकिल सवार जो क्वेश्चन में दिया है कि पूरे रोड पर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, जब ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो आगे बराबर पीछे होगा। यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, टेंजेंट के लॉन्ग यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो आगे बराबर पीछे होगा। और ये स्लिप भी नहीं किया है, स्लिप करने की टेंडेंसी है चक्का का, तो इसलिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, नहीं, फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ आ जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा। गौर से समझिए, ये फ्रिक्शन इसको बचा दिया है, फ्रिक्शन आने की, फ्रिक्शन जो है इसको स्लिप होने से बचा दिया, नहीं तो mg sin थीटा ना सीधे स्लिप करवा देता, लेकिन फ्रिक्शन उसको बचा रहा है, तो बचा रहा है इसलिए फ्रिक्शन का वैल्यू उसके बराबर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, क्वेश्चन में दिया है यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा mg sin 45 डिग्री होगा, इसलिए फ्रिक्शन बराबर होगा 100 into 10 sin 45 1/√2, इसको जोड़ घटा गुना भाग कीजिएगा 707 न्यूटन आ जाएगा। आया बात समझ में? तो फ्रिक्शन आपका बी पर, डी पर नहीं लगेगा, सी पर लगेगा। बी और डी के छोड़ के हर एक पॉइंट पर लगेगा, यहाँ भी लगेगा, सब पॉइंट पर लगेगा, लेकिन बी और डी पर नहीं लगेगा। लेकिन आपको कहा था सी पर निकालने के लिए, इसलिए हम सी पर निकाले हैं, ठीक है। देखिए अगर गौर से समझिएगा और अच्छी तरह समझने लगिएगा तो सी नंबर में फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड साइड जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर पॉइंट सी, आने की आपको सी पॉइंट में जो क्वेश्चन है नॉर्मल फोर्स निकालना है। सी पार्ट जो क्वेश्चन का है, सी पार्ट
उसमें नॉर्मल फोर्स निकालना है 2 बार। तो एफबीडी जस्ट बिफोर पॉइंट सी बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, जस्ट बिफोर पॉइंट सी, यानी कि सी पॉइंट के जस्ट एक पॉइंट पहले एफबीडी बनाते हैं। अब और सी पॉइंट के एक पॉइंट जस्ट बाद एफबीडी बनाना है, 2 बार एफबीडी बनाना है। तो देखिए गौर से समझिएगा, फिर से फिगर तो वही रहेगा जैसा भी हम बना रहे थे। इधर बनाते हैं फिगर, देखिए ध्यान से, और आपको यहीं से फिगर बनेगा भी नहीं, तब ना आपको पता चलेगा। देखिए ये पॉइंट सी था आपका, ये पॉइंट जहां क्रॉस किया है वो पॉइंट सी है आपका, और सी के एक पॉइंट पहले एफबीडी बनाना है। तो एक पॉइंट पहले जब एफबीडी बनाना है, मात्र एक पॉइंट पहले एफबीडी बनाना है, एक पॉइंट पहले। तो एक पॉइंट पहले जब एफबीडी बनाइएगा तो एमजी तो इधर लगेगा ही हर हाल में, नॉर्मल इधर लगेगा ही हर हाल में, एम भी स्क्वायर बाई आर इधर लगेगा ही हर हाल में। लेकिन ये एंगल अब 45 डिग्री से कम होगा, क्योंकि यहां से सी पर जब लाइन मिलाए थे तब वर्टिकल के साथ 45 डिग्री था। तो यहाँ 45 डिग्री से कम एक पॉइंट पहले लेंगे तो 45 डिग्री से कम कितना लेंगे? तो 45 डिग्री से कम ले रहे हैं एंगल ये वाला, और ले रहे हैं कि 44.999999 डिग्री ले रहे हैं। एक ही पॉइंट पहले है ना, एक पॉइंट में कितना डिग्री का फर्क भागेगा। लेकिन अप्रॉक्स में जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो ये 45 डिग्री ही लेके बनाएंगे, क्योंकि 44.99 का वैल्यू का भी वैल्यू वही आएगा और जो 45 डिग्री का आएगा। तो इसका मतलब ये भी थीटा वही होगा जो ये थीटा है 45 डिग्री। अब यहां पर इसका कंपोनेंट ब्रेक कीजिएगा, तब फिर से वही होगा mg साइन 45 डिग्री, इधर होगा mg कॉस 45 डिग्री। आपको कहता है नॉर्मल फोर्स बताइए, तो यहां पर जब नॉर्मल फोर्स निकालिएगा तो होगा नॉर्मल इक्वल टू होगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। देख लीजिए ध्यान से, जस्ट बिफोर में, तो जस्ट बिफोर में mg माइनस लिए क्योंकि mg प्लस mv स्क्वायर बाई नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर बाई mg, सॉरी यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा लिखने में। देखिए यहां पर लिखिएगा नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mg कॉस 45 डिग्री, ऐसे लिखिएगा। नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर बाई आर, देखिए उधर दो फोर्स है, नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mg कॉस 45, इधर mg कॉस 45 है। तो नॉर्मल वाला लिखिएगा तो mv स्क्वायर बाई आर जाके उधर घट जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा। अब गौर से देखिए, तो यहां पर नॉर्मल लिखिएगा तो 100 गुने 10 इंटू 1/√2 और 100/100 और 5 का स्क्वायर भी का स्क्वायर, तो ये आया था 707 न्यूटन। अब -25 घटा लीजिए, 7 में से 5 गया 2 और 682 न्यूटन आ गया। कितना आ गया? 682 न्यूटन आ गया। देख लिए, बात समझ लिए अच्छी तरह से, कितना आ गया? 682 न्यूटन आ गया। अब आपको एफबीडी बनाना है कहां पर? तो एफबीडी जो बनाना है आपको जस्ट आफ्टर पॉइंट सी, आपको एफबीडी बनाना है जस्ट आफ्टर पॉइंट सी। क्या बनाना है? जस्ट आफ्टर पॉइंट सी बनाना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मजा आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, या किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं। यहाँ तक में अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए। कोई बात अगर समझ में नहीं आया हो तो बतलाइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को और हमसे क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं आप। चलिए, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम यहाँ तक केवल मिटाएंगे अभी, इस पॉइंट को, इस फिगर तक का, क्योंकि हमको एबीडी बनाना है। अभी सी पॉइंट का आंसर हमको अभी बाकी है निकालना है, तो उसको बनाना पड़ेगा। देखिए बनाते हैं, सी पॉइंट में है तो एफबीडी जस्ट सी ही का आंसर है। अभी सी में 2 पार्ट था ना, तो दूसरा पार्ट का क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं। एफबीडी जस्ट आफ्टर पॉइंट सी, एफबीडी आफ्टर पॉइंट सी, पॉइंट सी के जस्ट आफ्टर एफबीडी बनाना है। एक बार फिर से फिगर बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि बिना फिगर बनाए तो हम बता ही नहीं सकते हैं। ऐसे बनेगा फिगर, आप समझ ही रहे होंगे। ये सी पॉइंट है और सी पॉइंट के जस्ट आफ्टर एक पॉइंट बनाना है एफबीडी। तो सी पॉइंट के जस्ट आफ्टर जब एक पॉइंट बनाइएगा, ऐसे एक पॉइंट है, हम थोड़ा ज्यादा दिखा दें इसलिए कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए यहां पर ये जो एंगल होगा आपकी बार 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा, 45.0001 ऐसा होगा। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय 45 डिग्री ही लेके बनाएंगे, ये बात याद रखिएगा। अब एफबीडी बनाएंगे तो हम तो दिखा देते हैं एमजी इधर ही लगेगा, नॉर्मल आपका इधर ही लगेगा। एम भी स्क्वायर बाई आर, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट सी के एक पॉइंट पहले थे, सी के एक पॉइंट पहले थे तो आप इस पार्ट का सर्कुलर पाथ पर थे। सी के एक पॉइंट पहले आपका सर्कुलर मोशन का पार्ट ए बी सी के अंदर था। एक पॉइंट बाद जब जाइएगा तो सी का सर्कुलर मोशन का पार्ट जो होगा सी डी ई में आ जाएगा, और सी डी ई का सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट इधर है, इसलिए सेंटर से अबे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इस पार्ट में सेंटर से अबे सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा इस बार। यानी कि ये 45 डिग्री लीजिए, हम कहाँ कहते हैं मत लीजिए, इधर mg साइन 45 डिग्री भी लिखिए, हम कहाँ कहते नहीं लिखिए, mg cos 45 डिग्री भी लिखिए इधर। लेकिन एम भी स्क्वायर बाई आर भी इधर लगेगा, इधर इधर ही लगेगा एम भी स्क्वायर बाई आर। इसको रेड से लिख रहे हैं, एम भी स्क्वायर बाई आर इधर लगेगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बोलते हैं इधर क्यों लगेगा। सी के एक पॉइंट इधर है तो सर्किल का पार्ट इधर से है, सी के एक पॉइंट इधर से ले आइएगा तो सर्कुलर मोशन का पार्ट इधर है, तो सेंटर से अबे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसलिए इधर लगेगा। सेंटर से अबे लगता है तो इसलिए इधर लगेगा, इसलिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो बात को जब समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो बात को जब समझने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब नॉर्मल का जो फॉर्मूला होगा वो mg cos 45 डिग्री प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तब तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन अभी यहाँ 707 न्यूटन आया हुआ था और इसका कैलकुलेशन 25 आया था, तो 732 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 732 न्यूटन आ गया। क्या आपका आ गया 732 न्यूटन, देख लीजिए ध्यान से समझिए, 732 न्यूटन आपका नॉर्मल फोर्स आ गया। देखिए डी पार्ट में एक और क्वेश्चन है, डी पार्ट में कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड टायर व्हिच विल इंश्योर साइक्लिस्ट कैन मूव कांस्टेंट स्पीड। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा,
ये बात समझ लीजिए, मिनिमम कोफिशिएंट क्या होगा उसको समझ लीजिए। तो मिनिमम कोफिशिएंट जो होगा यहाँ पर, उसको अगर बात कीजिए, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो कि साइक्लिस्ट कहीं नहीं, मतलब डी पार्ट में कह रहा है निकालने के लिए, डी पार्ट हम यहाँ नीचे बना देते हैं। डी पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मिनिमम निकालना है। तो देखिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, तो इसीलिए यहां ऊपर होगा फ्रिक्शन बटा नॉर्मल। फार्मूला में म्यू मिनिमम निकालिएगा। तो देखिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहां पर आज 707 न्यूटन आया हुआ है पहले से, देख लीजिए। और नॉर्मल सी पॉइंट पर आपको आया हुआ 732 और 628। म्यू का मिनिमम वैल्यू लेना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको एक बार फिर से समझिए। पूरे रोड पर म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि आप कहीं नहीं फिसलिए। पूरे रोड पर म्यू का फ्रिक्शन यानी रफनेस कम से कम क्या हो कि साइकिल चलाते आराम से पार कर जाए, साइकिल का चक्का जो है आपका स्लिप नहीं करे, ये कह रहा है क्वेश्चन में। साइकिल का चक्का क्या है, स्लिप नहीं करे। तो एक बात बताइए ध्यान से, यहाँ पर तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि स्लिपिंग टेंडेंसी है ही नहीं, तो म्यू का वैल्यू 0 रख दीजिए। म्यू का वैल्यू सब जगह 0 रख दीजिएगा। आंसर एक ही बात पूछ रहा है। तो म्यू का वैल्यू यदि सब जगह 0 रख दिया तो इस सब पार्ट पर तो साइकिल फिसल के फेंका जाएगा, अजमूत कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है म्यू का मिनिमम वैल्यू बताइए, लेकिन जानते हैं आंसर म्यू का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। कहिए कैसे, वो सुनिए ध्यान से। कहता म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि कहीं रोड पर नहीं फिसलिए। इसका मतलब म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि रोड पर कहीं नहीं फिसलिए। तो रोड पर फिसलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर होगा, तो सी पॉइंट पर होगा। तो सबसे म्यू का जरूरत सबसे ज्यादा यहां पर होगा। तो वहां पर जो रिक्वायर्ड म्यू है, उस म्यू का वैल्यू का रोड अगर सब जगह बना दीजिएगा तो कहीं नहीं फिसलिएगा। यहाँ तो ऐसे भी नहीं फिसलिएगा, उससे कम में और कम फिसलिएगा। तो सी पर स्लीपिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो सी पर म्यू का वैल्यू क्या है वो निकालिए। और मिनिमम इतना वैल्यू निकालिए कि फिसलिए नहीं। इसका मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं कि म्यू मिन है तो नॉर्मल का वैल्यू 2 आया, एगो 682 आया, एगो 707। ठीक है, क्या आया है, 707 आया है। उस बात को समझ लिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं म्यू का मिनिमम वैल्यू करा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू निकालना। क्यों, मिनिमम वैल्यू लीजिएगा तो फिसल जाइएगा। तो फिसलने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी कहाँ है, तो यानी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, कह रहा है क्वेश्चन में। लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए म्यू मिन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो 707 तय किया था, और नॉर्मल का वैल्यू आपको 732 लीजिएगा तो म्यू का वैल्यू 1 से कम जाएगा। जबकि एक पॉइंट पहले, यहाँ पर सी के एक पॉइंट पहले टेंडेंसी ज्यादा है फिसलने का, तो वहां पर नॉर्मल का वैल्यू जो है आपका 682 है। इसीलिए 1 से ज्यादा आंसर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा म्यू का वैल्यू। और वही वैल्यू आपको पूरे रोड पर कहीं फिसलने नहीं देगा। इसीलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। डायरेक्ट बिना दिमाग लगाए वो क्वेश्चन बनाइएगा फिजिक्स में तो बहुत धोखा खा जाइएगा। इसके बाद अगर किन्हीं को कष्ट है, कुछ डिस्कशन करना है हमसे, तो हम तैयार हैं, बोलिए। किन्हीं को कुछ पूछना है तो, है ना। लैंग्वेज पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग और समझने की कोशिश कीजिए। बोलिए, किन्हीं को कुछ पूछना है तो। ये मिनिमम के बदले हम मैक्सिमम निकाल दिए हैं। कोई बोल रहे थे सर डी पार्ट बड़ा टेंशन है, नहीं समझ में आता है, वो पूछ सकते हैं फिर से दोबारा। शायद किन्हीं को नहीं पूछना है ना। समझ में आ गया है सभी लोग को। इतना स्थिर से बता रहे हैं तो समझ में आना ही चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं जो, है ना।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहता था लोअर मोस्ट पोजीशन पर टेंशन क्या है ये बताइए। तो लोअर मोस्ट पोजीशन पर तो टेंशन का फॉर्मूला है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको रखना है, निकाल लीजिएगा। 16 नंबर में कह रहा था एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन बताइए। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने एफबीडी बना दिया, देख लिए ध्यान से। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या बना दिए, एफबीडी बना दिए। तो एफबीडी में देखिए यहाँ पर आ गया टेंशन का फॉर्मूला mg cos थीटा नॉट प्लस mv स्क्वायर बाई आर। लेकिन एक बात आपको जानना जरूरी है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो होता है वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि बॉब यहाँ पर जाकर के लौटता है। बॉब क्या होता है, लौटता है। जब लौटता है तो लौटते समय उसका वेलोसिटी 0 होगा, कुछ देर के लिए वहां रुकेगा, इसीलिए वहां पर क्या होगा, mg cos थीटा नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mg cos थीटा नॉट हो जाएगा। यानी कि वहां पर जो है आपका क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होने के कारण mv स्क्वायर बाई आर जो है वह कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा।